जिसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। इसको लिखना होगा, लिख लीजिए। बात हमारे ऊर्जा तत्व और हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। ऊर्जा तत्व और हमारे नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र, हिंदी में क्या लिखेंगे? तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड है। पित्त पाचन क्रिया और चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। कफ ये स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरक्षात्मक प्रणाली से और बॉडी के प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। प्रोटेक्शन ऑफ टिश्यू, बॉडी के प्रोटेक्शन, टिश्यू के प्रोटेक्शन से और इम्यूनिटी, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी से रिलेटेड है कफ। क्लियर हुआ? समझ गए? अब तीनों में देख लीजिए, बात, ऊर्जा और तंत्रिका तंत्र, पित्त डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र और मेटाबॉलिज्म यानी कि एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, चयापचय, और ये कफ हमारे इम्यूनिटी सिस्टम से और हमारे बॉडी के प्रोटेक्शन से। अब इन तीनों को कैसे बैलेंस करेंगे? प्रैक्टिस साइज अ रूटीन ईट, रूटीन एक प्रैक्टिसाइज करें क्या? रूटीन को। ईट मतलब खाने से, बात को खाने से बैलेंस करेंगे, एक रूटीन के अनुसार काम करने से बैलेंस करेंगे। ईट सीजनली बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा है ईट सीजनली। क्यों लिखा है? हम कहते हैं ना फलों को सीजन के अनुसार पे खाना चाहिए, अनाज को भी सीजन के अनुसार से खाना चाहिए। तो हमको ये पता होना चाहिए, हम लोग हर समय सब कुछ खा लेते हैं, है ना, क्योंकि सब कोल्ड स्टोरेज में मिल जाता है, लेकिन हमको सीजन के बारे में पता है ना कि कौन से सीजन में कौन से फल होते हैं, कौन सी सब्जियां होती, कौन सा अनाज होता है, और उसी के हिसाब से हमें खाना भी चाहिए। अब यहाँ पे अब देखेंगे कैसे बैलेंस करेंगे। सबसे पहला क्या है? फॉलो अ रूटीन। क्या करना है? फॉलो अ रूटीन। दूसरा, ईट सीजनली, सीजन के अनुसार खाना खाएं। किसको बैलेंस करना है? हमें, बात को। तो सीजन के अनुसार खाना खाएं, रूटीन से खाना खाएं, और स्लो डाउन योर वर्कआउट, स्लो डाउन योर वर्कआउट, आपने काम को थोड़ा स्लो डाउन कर दे। अब आप कहेंगे कि आर्थराइटिस क्यों नहीं ठीक होता है? अब इसका आंसर मिला आपको। अगर किसी को आर्थराइटिस हुआ है तो किसकी वजह से हुआ है? बात की वजह से हुआ है, बात की अधिकता से हुआ है, और आर्थराइटिस में उसको रेस्ट करने के लिए बोला गया है, तो रेस्ट नहीं करता, इसीलिए कंट्रोल नहीं होता। हम हमेशा किसी भी बीमारी को जड़ से अगर खत्म करना है तो उसको जड़ से सीखना पड़ेगा, और इसी को कहते हैं एक्सपर्टाइजेशन। और इसी वजह से हम लोग आधा अधूरा ज्ञान लेके घूम रहे हैं, और यही वजह की बहुत सारी नाकामी भी हमको आ रही है। तो उनको प्रॉपर नॉलेज के लिए आधारभूत ज्ञान की जरूरत है। कितने लोग को लग रहा है कि तुम जानते थे, कब, पीत, बात बहुत अच्छे से जानते थे, लेकिन अभी समझ में आपको आ रहा होगा कि अभी बहुत कुछ जानना है। अभी हम अगर उसके बेसिक्स पे इतना मतलब नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसके इंटरनल जाएंगे तो कितना ज़्यादा हमको समझना होगा, और ये समझेंगे तब हम अपने सप्लीमेंट को समझेंगे उसके। तो हमको अब बेसिक ट्रेनिंग बहुत ही ज़रूरी है। इसी वजह से आज आते हैं कि हाउ टू बैलेंस पित्त, पित्त को कैसे बैलेंस करेंगे। तो यहाँ कि पेय पदार्थों में जो चाय, कॉफ़ी, किसी प्रकार का नशा जिसमें कैफीन होता है, इसमें ये होता है, तो उसको क्या करेंगे? मिनिमाइज करेंगे। ईट कूलिंग फूड, क्या खाएंगे? ठंडा, पेट को ठंडक पहुंचाने वाला खाना। पेट को पित्त बहुत ज्यादा हो गया तो अग्नि तत्व ज्यादा हो गया है ना, तो अग्नि तत्व ज्यादा हो गया तो उसको शांत करने के लिए हमें कैसे खाने होंगे? ठंडा ठंडा, कूल कूल। तो फ्रिज खोलेंगे और ठंडा ठंडा, कूल कूल। फ्रिज वाला नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको लग रहा है कि फ्रिज में ठंडा पानी है तो ठंडक पहुंचाएगा, वो बहुत ही खतरनाक है। वो आपके बात को और ज्यादा बढ़ा देगा और पित्त को भी आपको इम्बैलेंस करके ही रखेगा। बात मतलब वायु। अभी तो पहले एक ही प्रॉब्लम थी पित्त की, अभी बात की भी शुरू हो जाएगी। इसलिए आप जब अचानक से पीते होंगे ठंडा पानी या ठंडा आइसक्रीम खा लेते होंगे तो ब्रेन में तेज दर्द होता है, बहुत तेज। अचानक से आइसक्रीम बहुत ठंडा खा लेंगे तो आपके मस्तिष्क में दर्द होता है, बात बढ़ जाता है। बात मतलब वायु तत्व आ जाता है, स्पेस बनने लगता है।
और वैक्यूम क्रिएट होता है जो हमारे नसों को दबाता है, हमारे तंत्रिका तंत्र को दबाता है, और इसी वजह से हमें डायरेक्टली कोई भी ठंडा जो खाना है वो नहीं खाना चाहिए, इतना ठंडा और ना ही ज़्यादा गर्म। दोनों ही केस में हमारे लिए खतरनाक है, हमारा स्नायु तंत्र जो होता है वो विफल हो जाता है। तो हमको क्या करना है, किसी भी नशा करने वाले पदार्थों को नहीं खाना है। और ठंडक कौन कौन करेगा भाई, खीरा है ना, खीरा हो गया, कुएं का पानी, घड़े का पानी, ठंडक। छाछ पीने से हमें बहुत फायदे होते हैं। छाछ कैसे पिया जाता है, कैसे बनाया जाता है, सॉरी पिया जाता है, सबको पता है। एक्चुअली मुझे बहुत प्यास लगी तो मैं सोच रही हूँ कैसे पिया जाता है। ऐसे बोलना क्या था, कैसे बनाया जाता है। अच्छा, छाछ कैसे बनाया जाता है, आता है सबको बनाने, पक्का? उसमें मलाई डालते हैं, मलाई निकाल देते हैं। मक्खन को निकाल के जो दूध का जो बचा हुआ सत्त है उसमें पानी मिलाते हैं और तब बनता है छाछ। तो अब जो बना उसमें मलाई रहित है वो, और हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। जो पिए छाछ वो कभी न पड़े बीमारी। ये एकदम सोच लीजिए, अगर छाछ पीना शुरू कर दिया आपने, और छाछ पीने का समय भी उचित रखना है, ये नहीं कि सुबह उठे और छाछ पी लिए। तो आपको कम से कम सूर्योदय का थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि हमको ठंडक अपने शरीर को करना है। तो गर्म तो होने दीजिए, तो ठंडा खींचेगा। पहले तो आप ठंडक सुबह का मॉर्निंग है, और कब हम लोग खाना खाते हैं, दोपहर के 1 बजे। तो हमेशा छाछ खाने के बाद पीना चाहिए। एक्टिविटी इन अ हीटेड इन्वायरमेंट, अगर कोई जैसे हमारा पित्त बहुत ज़्यादा है और हम गरम और जगह पे जा रहे हैं, गरम खाना खा रहे हैं और गरम जगह पे जाके एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो क्या होगा, और ज़्यादा खतरनाक पोजीशन आ जाएगी। इसीलिए पित्त दोष में एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, बॉडी को और गर्म नहीं करना चाहिए। कूलिंग इफेक्ट देने के लिए हमको बहुत सारे ऐसी चीज़ों को यूज़ करना चाहिए जो हमें कूलिंग इफेक्ट दे, और वो चीज़ें हमेशा नेचुरल होनी चाहिए। कोई भी अप्राकृतिक चीज़ से हम कूलिंग इफेक्ट पैदा नहीं करें, ये ध्यान रहे। चलिए, कफ, ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम और बॉडी प्रोटेक्शन को लेके चलता है। मिनिमाइज डेयरी एंड कफ्स। अब आपको समझ में आता होगा हम लोग सबसे पहले दूध बंद क्यों करते हैं। दूध कफ को नियंत्रित करता है, दूध तत्व से कफ बढ़ जाता है। और अगर मैक्सिमम पेशेंट कफ के शिकार होते हैं, मैक्सिमम पेशेंट कफ के शिकार होते हैं, तो हमको जैसी बीमारी देखते हैं, किसी को दूध छोड़ देते कि नहीं आप खाइए, क्यों? क्योंकि उस दोस्त से कोई मतलब नहीं तो खाने देते हैं। लेकिन अगर दोस्त से मतलब है तो दूध क्या करते, बंद करते। दूसरा दूध बंद करने का कारण है कि वो दूध आपका जो है प्राकृतिक चीज से नहीं मिला, आपको अप्राकृतिक सुई दे करके, ऑक्सीटॉक्सिन का इंजेक्शन दे करके, या फिर अप्राकृतिक खाना दे करके गाय को अप्राकृतिक तरीके से उसके दूध को मिलाया गया, नहीं तो केमिकल डाल के बनाया गया। डेयरी फार्म्स में केमिकल डाल के बहुत सारे थोड़े से दूध को बहुत सारा बना देते हैं और पैकेट में भर के हमें बेचते हैं जहर के रूप में। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, बंद करना चाहिए। हमारे हार्मोनल बैलेंस को, हैप्पी हार्मोन्स को भी ये इम्बैलेंस करता है, तो ये बहुत ही खतरनाक है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, मिनिमाइज डेयरी प्रोडक्ट्स एंड कार्ब्स। इसीलिए इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना चाहिए। बीमार होने पे हमें फल और सलाद क्यों खाना चाहिए, इसका जवाब आपको मिल गया होगा। सही बात है। अब आप ये नहीं कहेंगे कि अगर हम मेरे कफ बढ़ गया तो फल नहीं खाएंगे। अब आई बात समझ में, कफ बढ़ भी गया तो फल खाएंगे, क्योंकि उसका कंट्रोल करने का तरीका दूध और जो कार्ब्स है, कार्बोहाइड्रेट, उसके सोर्स को बंद करना है, न कि फल सोर्स को बंद कर दे। इनफैक्ट विटामिन सी सर्दी के दिनों में ही क्यों नारंगी आती है, आंवला में जो भरपूर विटामिन है सर्दी के दिनों में ही क्यों आता है, और मोरिंगा वो भी अभी आ जाएगा, मार्केट में गिरना शुरू हो गया, वो भी ठंडी में ही आएगा, हाँ सॉरी गर्मी में ही आएगा, ताकि हमको क्या मिल सके, ठंडक मिल सके। हमको ठंडक मिल सके, मोरिंगा इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, विटामिन सी का सबसे ज़्यादा बढ़िया स्रोत। तो यहाँ पे मिनिमाइज डेयरी एंड कार्ब, एक्सरसाइज डेली टू स्वीट मोर। अब यहाँ पे कफ बढ़ गया है तो बॉडी को क्या करना पड़ेगा, वार्म पर करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, एक्सरसाइज से। तो अगर सर्दी खांसी बुखार हो तो क्या करना चाहिए, कफ तत्व अगर बढ़ा हुआ है तो एक्सरसाइज करिए, अपने उतर जाएगा। कितने बच्चों को देखते हैं उनको बुखार है, मम्मी डांट रही है, मार रही है, बाहर भाग गया खेलने के लिए, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई कुछ गुल्ली डंडा, और आया तो ठीक हो गया,
आई बात समझ में? क्यों ठीक हो गया? क्योंकि उसने अपने बॉडी को गर्म किया, बॉडी वार्म हुई और अपने आप कफ तत्व कम हुआ और उसका जो ये था इम्बैलेंस खत्म हो गया और वो ठीक हो गया। तो इम्यूनिटी को डील करता है। अब यहाँ पे वही चीज को हम यहाँ पे देखेंगे, नाभि के नीचे का भाग, बात यहाँ नाभि के नीचे का भाग, पेट, कमर, जांग, टांगे, हड्डियां, इन सब में बीमारी जो कॉज होगा वो किसकी वजह से होगा? बात दोष से होगा। लक्षण, शरीर में रूखापन, शारीरिक कंपन, विचलित स्वभाव, क्योंकि बात हमारे नर्वस सिस्टम को क्या करता है? बैलेंसिंग बिगाड़ता है, नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे हमको इसीलिए शारीरिक कंपन और विचलित स्वभाव, ब्रेन को संतुलित करना, यानी कि नर्वस सिस्टम को कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन, और ब्रेन असंतुलित हो जाता है तो डिप्रेशन भी हो सकता है, बात से डिप्रेशन भी हो सकता है। पित्त के लिए अग्नि तत्व, जल तत्व, शरीर में खून, पाचन तंत्र, मूत्र स्थान, हार्मोन ग्रंथियां, ये हमारा डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म में, डाइजेशन, पाचन तंत्र, मेटाबॉलिज्म, टूटना, यानी अभी बताया आपको कि जब पचता है तो पेशाब के रूप में, लैट्रिन के रूप में, है ना, और हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम के रूप में चलता है। तो यहाँ पे हार्मोनल ग्रंथियों का भी स्थान है, तो खून, पाचन तंत्र, मूत्र स्थान, हार्मोन ग्रंथियां। और यहाँ पे लक्षण, पाचन शक्ति कमजोर पड़ना, हार्मोन संबंधी समस्याएं, मनोरोग, यहाँ पे चेहरे पे चकत्ते चकत्ते उभरना, पित्ती होना, हमारे हाइपर सेंसिटिविटी, ये सब पित्त का कारण है। पेट में दर्द होना, पाचन तंत्र, मतलब जो पेशाब की तंत्र है उसमें प्रोस्टेट वगैरह, ये सब कुछ इसी का प्रॉब्लम है, पित्त के कारण ही होता है। अब कफ में शरीर के स्थान, गले के ऊपरी भाग, यहाँ से छाती और गला, और यहाँ से ऊपर का जो पूरा भाग है, साइनसेस, ये सब, हड्डी के जोड़ वहाँ भी, या ऊपरी भाग, कंठ, सिर, बसा जहाँ जमा होती है हाथ में, इसलिए हमें कभी कभी कफ में पूरा शरीर दुखने लगता है। तो कफ, हड्डियों के जोड़ पर। लक्षण, भूख, प्यास, गर्मी कम लगना, गर्मी कम लगना, ठंड ज्यादा प्रभावित करता है, भूख प्यास कम लगना, शारीरिक अंगों में चिकनाहट, और क्या होता है? शारीरिक चिकनाहट, बॉडी क्या होती है? थोड़ी चिकनाहट, उसमें ऑयली तत्व आ जाते हैं। क्लियर हुआ? बहुत सारी चीजें हैं जानने को, बहुत सारी चीजें हैं समझने को। फिलहाल नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे हमारे पेट को हम कितना भर देते हैं, पूरा एकदम गले तक ठूस ठूस के खाना, कहते हैं ना गला तक के खाना, हमें यहाँ पे बहुत जरूरी है। यहाँ पे श्लोक है, कुछ दो भागो अन्य द्रव्य एकम भाग जलेन च मारुतस्य प्रचार्थ चतुर्थ में शेषित, मतलब पेट के दो भाग, यानी कि अगर हम पेट के भाग को 4 भाग में बांट ले तो 2 भाग मतलब 50% क्या होना चाहिए? भोजन। 50% में क्या होना चाहिए? भोजन। 1/4, एक भागम जलिंच, 1/4 अर्थात 25% भाग में पानी, तरल पदार्थ। मारुतस्य प्रचार्थ, शेष 1/4, चतुर्थ शेष मेवेत, चतुर्थ 25% में वायु यानी गैस के संचार के लिए खाली छोड़ देना चाहिए। ऐसा करने से पाचन उत्तम रहता है और रोग नहीं होते हैं। इसलिए कहा जाता है हमेशा हमें खाली पेट थोड़ा कुछ छोड़ देना चाहिए, कम खाना चाहिए, आपकी भूख से कम। अब आप सोच के देखिए, अगर हमको आग को जलाना है, आग को जलाना है, अगर लैंप जलते देखा है और ऊपर से ढक दीजिए, बहुत आसानी से हम इस चीज को समझते हैं। अगर हमने पूरा गले तक खाना खा लिया तो जो अग्नि पचाने वाली थी बुझ जाएगा। हवा के लिए तो जगह छोड़ दीजिए, तभी तो जलेगी और तभी तो पचेगा। तो इसीलिए ये बहुत ही चरक संहिता का एक बहुत अच्छा और खूबसूरत श्लोक है जो आपको कभी बीमार नहीं पड़ने देगा अगर आपने इसको फॉलो किया तो। बहुत ही ऐसी जानकारियां आपको मिलती हैं, यूट्यूब से ही मैंने भी लिया है, गूगल से भी मैंने लिया है, तो ये आप भी ले सकते हैं। बस अपने टॉपिक को क्या करना है, बदल देना है, सर्च करने का, स्क्रॉल करने का, टॉपिक चेंज कर देंगे तो फिर आपको भी बहुत सारी जानकारी मिलने लगेगी और उसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा श्लोक है। इस श्लोक का सरल अर्थ है, अमाशय को पूरी तरह से नहीं भरना चाहिए, आधा भाग ठोस भोजन, चौथाई पेय,
चौथाई भाग रिक्त स्थान, यही संतुलित मात्रा है। नेक्स्ट स्लाइड। रिक्त स्थान क्यों आवश्यक है? रिक्त स्थान अग्नि और वायु की गति के लिए आवश्यक है। यदि पेट पूरी तरह भर दिया जाए तो वायु को स्थान नहीं मिलता है और अग्नि दब जाती है। और लंग्स, नसा, गुहा, नजल कैविटी, ये जहां से हवा शरीर में प्रवेश करती है और संचित होती है। यह रिक्त स्थान फेफड़ा जो हुआ ऑक्सीजन को ग्रहण करने और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम करता है, जो श्वसन प्रणाली का भी अभिन्न हिस्सा है। और साथ ही हम दोनों देखते कि दोनों नली जो है एकदम से मिली हुई है। आपने देखा कभी कभी खाना अगर हम लोग सड़क जाते हैं, हाँ, तो शरीर का संतुलन ऐसा है कि जब भी हम पानी या खाना खाते तो हमारा एक फ्लैप होता है, वो फ्लैप लग जाता है फूड पाइप पे, यानी भोजन नली पे ऐसे फ्लैप हो जाता है और तब वो अंदर जाता है, तब वो अंदर घुटाता है। और अगर गलती से हम बोलते बोलते खाना खाएं तो ये बहुत खतरनाक है और आपकी जान भी जा सकती है। इसलिए कभी भी भोजन करते वक्त हमें ज़्यादा बोलना ही नहीं चाहिए, है ना? तो हम कोशिश करें कि हम इसको फॉलो करें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब शरीर में बात संतुलन के संकेत क्या क्या है? अब क्या क्या संकेत है जिससे हमको पता चलता है कि बात बढ़ गया? गैस बनेगा, कब्ज होगा, जोड़ों में दर्द होगा, शरीर में कंपन होगा, अनिद्रा होगी, चिंता, डर, वजन कम होना और रूखी त्वचा, चक्कर आना। ये सारे वो तरीके हैं जिससे हम क्या समझेंगे कि हमको कौन सा प्रॉब्लम है? बात असंतुलित है। कैसे बैलेंस करेंगे? तो लक्षण तो हो गया, क्या खाएं? हम लोग देसी घी में खाना खाते हैं, मिलता भी है, मिलेगा तभी जब गाय पालेंगे, देसी घी बनाएंगे घर में तब मिलेगा। तो लोग जो पहले देसी घी खाते थे वो इतने ज़्यादा मजबूत क्यों होते थे? क्योंकि उनको बात संबंधी बीमारियां नहीं होती थी। अक्सर वैसे चीज़ें जिसमें बात की अधिकता की ये होती है उसमें हम लोग घी डाल दिया करते हैं, उससे क्या होता है? बात कम हो जाता है और हमें उसका संतुलन में भी आता है। खिचड़ी, मूंग दाल, गरम दूध ये खाना चाहिए। तो हमको अगर बात दोष है तो हल्का फुल्का और सुपाच्य भोजन करना चाहिए। अदरक, सौंठ और तिल का तेल। आपको पता होगा जब भी बात दोष बढ़ जाता है, हम लोग पहाड़ों पे जाते हैं तो क्या देते थे ड्राइवर भैया? अदरक, कपूर। क्यों? बात दोष को कम करने के लिए अदरक बहुत ही जरूरी है। सौंठ, तिल का तेल, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी वजह से हमारा जो है बात दोष कम हो जाता है, उल्टी नहीं आती, मिचली नहीं आती और हम पहाड़ों पे भी आसानी से चढ़ जाते हैं। और बात दोष के कारण हमारा नर्वस सिस्टम, डर लगना, भय लगना, अक्सर तो हम डर के मारे उल्टी कर देते हैं, भय, हमारा मानसिक असंतुलन हो जाता है क्योंकि ये नर्वस सिस्टम को क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो बात दोष के कारण ये सब होता है। क्या ना खाएं? अब देखिए आप अगर इसको समझ रहे हैं तो जीवन कितना आसान लग रहा है ना? आप हर जगह जी रहे हैं तो आपको याद रहे कि अच्छा हाँ अदरक खाते थे, अच्छा यहाँ पे जाते ऐसे करते थे, चक्कर आता था, अजीब सा फील होता था। तो ये सब क्यों हो रहा था? क्योंकि बात दोष बढ़ गया। कहाँ जा करके? पहाड़ों पे ऊपर जाके वायु कंसंट्रेट होना कम हो गया तो शरीर में वायु का प्रेशर बढ़ गया और इसके कारण बात दोष बढ़ गया। ठीक है? क्या न खाएं? ठंडी चीजें जैसे आइसक्रीम, फ्रिज का पानी, और क्या करें? ना करें। बात दोष है तो उपवास नहीं करना चाहिए। उपवास जो है और भी खतरनाक हो जाएगा, बात बढ़ जाएगा। पित्त दोष के लक्षण देख रही है, चेहरा ये देख रही है, क्या है? पेट में जलन, एसिडिटी, अधिक पसीना आना, गुस्सा जल्दी आना, मुहासे, फोड़े, लाल चकत्ते, शरीर और चेहरा हमेशा गर्म महसूस होना, हाथ छुए तो गर्म महसूस होना, भूख बहुत ज्यादा लगना, मुंह से बदबू आना, बाल झड़ना, सफेद होना जल्दी, रात में नींद न आना, ये सारे लक्षण पित्त दोष के कारण होते हैं। पित्त दोष बढ़ने के उपाय: रोज सुबह ठंडा एलोवेरा जेल पीना। तो हमारे पास एलोवेरा जेल है तो रोज कौन कौन पीते हैं? सबको पता है पित्त दोष है? ऐसा कुछ नहीं है। हमारे एलोवेरा में लीची भी 3% मिक्स है। क्या मिक्स है? लीची। तो उसकी जो ठंडक जो होती है सीरत, उसको क्या करता है? कैंसिल कर देता है। और उसके बाद हम क्या पीते हैं?
गर्म पानी में तुलसी। तो आप डरे नहीं, घबराए नहीं। आपको जब भी अलवीरा ले, निश्चिंत होकर ले। अलवीरा के साथ कुछ भी मिक्स ना करें, उसको डायरेक्ट एकदम, ऑलरेडी वो इतना अच्छा बनाया हुआ है वो कॉम्बिनेशन कि उसमें तुलसी ड्रॉप डालने की जरूरत नहीं है, उसमें कुछ भी डालने की जरूरत नहीं, पानी में मिलाने की भी जरूरत नहीं है। उसको डायरेक्ट लीजिए और ताकि वो उसके पहले आप जो बासी मुंह ले रहे हैं उसमें लार ऑलरेडी है, लार पहले से है मुंह में, और उसके साथ आप ले रहे हैं और वो धीरे 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 वो अंदर जा रहा है, मूवमेंट करता हुआ सारी जगह पे लगता हुआ जा रहा है। तो ये बेहद जरूरी है। ये प्रोसेस इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम बर्तन धोते हैं तो हम क्या करते हैं, पानी भी चला देते हैं और सर्फ भी लगा देते हैं, नहीं लगाते ना। तो हमको पहले क्या करना है, सर्फ लगाना है, तब क्या करना है, पानी चलाना है। तो सबसे पहले सर्फ तो लगाइए, यानी कि हम अपने डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट एलोवेरा जेल को अंदर डालेंगे, उसके बाद हम पानी पिएंगे। उसके बाद नारियल पानी का पीना, बेल का शरबत खाना, धनिया सौंफ के ये का इस्तेमाल करना, खीरा, तरबूज, अनार जैसे फलों को खाना, छाछ पीना, उसमें हल्का जीरा डाल दीजिए, बिना नमक के छाछ पीना, ध्यान दीजिएगा, बिना नमक के छाछ पीना। अक्सर हम नमक में उजला नमक डाल देंगे तो फिर कोई फायदा नहीं। छाछ ऐसे ही थोड़ा नमकीन होता है। छाछ कैसा होता है, ऐसे ही नमकीन होता है, उसमें नमक डालने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी एडेड सॉल्ट है, नेचर ने उसको डाला है, तो आपको उसको खाने की, उसको उसमें नमक डालने की जरूरत नहीं है। खाना गर्म और ताज़ा खाएं, खाना एकदम से गर्म ना खाएं, लेकिन हाँ इतना है कि थोड़ा गर्म खाना खाएं, एकदम ठंडा खाना नहीं खाना चाहिए। तो उपाय ये करना चाहिए। उसके बाद गुलाब जल आंखों पे लगाना या पीना, पुदीना और धनिया की चटनी खाना। अभी देखिए गर्मी का मौसम जैसे जैसे आएगा हम चटनी पसंद करने लगते हैं, हमारा नेचर बदल जाता है। चटनी है पुदीना का चटनी है ना, खाना शुरू कर देते। पुदीना क्या करता है, ठंडक लाता है। और नीम और गिलोई की रस को बराबर मात्रा में, हमारे पास नीम भी है और गिलोई भी है, तो अगर हमको पित्त दोष बढ़ गया तो हमको क्या करना चाहिए, नीम और गिलोई का सेवन करना चाहिए। और ये दोनों, एक नीम एक गिलोई, एक नीम एक गिलोई, ऐसे खाएं तो हमारे पूरी गर्मी के सीजन में या किसी प्रकार के पित्त दोष में हमको क्या होगा, ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, पित्त कंट्रोल होगा। और उसके ऊपर सबसे बड़ा जो फैक्ट है, ये अब लास्ट इसको करने के बाद बताते हैं, कफ दोष। ये 6 टिप्स है कैसे बैलेंस करेंगे। फोकस ऑन वार्म स्टिमुलेटिंग लाइट एंड नरिशिंग फूड, मतलब अच्छे खाने को खाएं, गर्म जो होता है, वैसे मसाले हो गए, बहुत सारे स्पाइसेस जैसे कि फूड में डालते हैं हम लोग, बहुत सारे ब्रेवरेज पीते हैं, अदरक का चाय, जैसे हर्बल टी में अदरक की चाय हो गई, सौंठ की चाय हो गई, दालचीनी गरम मसाले की चाय जो होती है वो हम पी सकते हैं, उसमें कोई भी टी नहीं डालने की जरूरत है। टी भी डालेंगे तो उसमें कोई भी सॉल्ट या नमक या चीनी डालने की जरूरत नहीं है। क्लोव्स, पेपर, ब्लैक पेपर, कार्डमम मतलब वो होता है इलायची, जिंजर मतलब हमारा अदरक, और बहुत सारे स्पाइसेस हैं। अवॉइड डेयरी प्रोडक्ट, यू कैन टेक चीज एंड सॉल्ट, ये होता है ना गोट चीज, बकरी के दूध का जो चीज होता है वो यूज कर सकते हैं कफ दोष में। इसीलिए जब कफ दोष बढ़ जाता है तो बकरी का दूध पिया जाता है ताकि वो जल्दी से जल्दी रिलैक्स करे। बकरी का दूध बहुत ही ज़रूरी होता है। जब भी हमको बहुत बुखार जो कभी ठीक ही नहीं होता है तो बकरी के दूध से ठीक हो जाता है। बकरी का दूध बड़ा कॉस्टली मिलने लगता है, इतना ml में मिलता है, लीटर में नहीं, ml में मिलता है ना, क्योंकि वो दवा का काम करता है। प्रैक्टिसाइजिंग स्टिमुलेटिंग एक्सरसाइज लाइक रनिंग, वॉकिंग, स्किपिंग, तो गर्म रखने के लिए सब चीज़ को करना है, एक्सरसाइज करना है, दौड़ना है, भागना है, स्किपिंग करना है, सारी चीज़ें करना। मैनेज योर क्वांटिटी एंड क्वालिटी फूड, अवॉइड एक्सेस फूड, हमें ज़्यादा खाना नहीं खाना है। डू नॉट स्लीप ड्यूरिंग अ डे, दिन में अगर कफ दोष बढ़ जाए तो दिन में बहुत नींद आती है लेकिन सोना नहीं चाहिए, क्योंकि दिन में अग्नि तत्व ज़्यादा होता है, उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा बैठ करके रहना चाहिए। सोने से हम और ठंडे हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं, हमारे सब कुछ एक्टिविटी ठंडा होने लगता है, उससे कफ दोष बढ़ जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जानते हैं। ये तीनों दोष तो हम समझ गए। इन तीनों दोषों को अगर सिर्फ एक दवा से कंट्रोल करना हो तो कौन सी दवा हमारे पास, कौन सा सप्लीमेंट है हमारे पास, त्रिफला। और ये सप्लीमेंट इसीलिए बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छा है क्योंकि त्रिफला जो हमारा है उसकी आदत नहीं लगती। यानी कि अगर आपको त्रिफला खाने की दूसरी कंपनी की त्रिफला खाएंगे तो आपको उसकी आदत लग जाएगी, उसके बिना टॉयलेट ही उतरता नहीं है। ऐसा कई लोगों को सुना गया है। सही बात है, मतलब जब तक त्रिफला नहीं खाएंगे उनको लैट्रिन
नहीं होगा। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ त्रिफला एक ऐसी शुद्धतम प्रकृति के रूप में है, हमारे एक्सट्रैक्ट के रूप में है, जो आपको पूरे तीनों चीजों को बैलेंस करता है, कफ, पित्त और बात को बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए इंतजार करना है कि भाई हमको कफ हो, पित्त हो, बात हो, अधिकता किसी की ना हो, इसीलिए हमें त्रिफला का सेवन हर 3 महीने के बाद करते रहना चाहिए। मतलब 3 महीना नहीं करेंगे, फिर 1 महीना कर लेंगे, फिर 3 महीना नहीं करेंगे, फिर 1 महीना कर लेंगे। डोज बहुत इंपॉर्टेंट है। डोज डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा बीमार रहते हैं। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो आप एक ले, काफी है। बच्चे छोटे हैं, 1 लेंगे काफी है। अगर एडल्ट भी हैं, अगर उनको प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है तो हमको सिर्फ एक ही काफ़ी है। लेकिन अक्सर अडल्ट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और इसीलिए इसको 2 लेना चाहिए। और इसको खाली पेट भी ले सकते हैं, सुबह भी ले सकते हैं और रात में भी ले सकते हैं। इसके लिए कोई बंधन नहीं है। लेकिन हम अगर रात को लेते हैं तो इसका इफेक्ट जो है 100 गुना या 1000 गुना ज़्यादा होता है। क्योंकि जब त्रिफला हम रात में सोते वक्त, जब हम गुनगुने पानी से एकदम सोते वक्त लेते हैं तो रात भर कौन सा सिस्टम काम करता है? रिपेयर सिस्टम। कौन सा सिस्टम काम करता है? रिपेयर सिस्टम। अब डॉक्टर साहब रात में है और हम त्रिफला दिन में खाएं तो डॉक्टर साहब थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएंगे। मतलब उनको दवा, डॉक्टर साहब आ गए हैं, इंस्ट्रूमेंट नहीं आया तो क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगा ना। इंस्ट्रूमेंट भी उसी समय दे दीजिए तो और अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाएगी। नहीं तो डॉक्टर साहब खाली थेसिस बतियाते रह जाएंगे। तो इसीलिए रात में अगर हम सोते समय त्रिफला लेते हैं तो उसका 1000 गुना ज़्यादा इफेक्ट देखा जाता है। क्योंकि हम रात भर रिपेयर सिस्टम में होते हैं तो वो बैलेंस करने में काम आता है। कौन सा दोस्त ज़्यादा है, बैलेंस करो, कौन सा दोस्त कम है, उसको बैलेंस करो। और इस वजह से त्रिफला रात में सोते समय लिया जाता है। कई लोगों को क्वेश्चन ये भी होता है कि मोरिंगा जो है कब दे, खाने के पहले कि खाने के बाद? खाने के पहले कि खाने के बाद? ये सब डिपेंड करता है उस व्यक्ति के अंदर कफ पित्त की मात्रा कितनी है।